जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो हमने पिछली कक्षा में सल्तनत काल के बारे में विस्तार से पढ़ा, जिसमें यह जाना था कि कैसे सल्तनत काल में गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, खिलजी वंशों ने शासन किया। तुगलक वंश के आते आते दिल्ली सल्तनत का राज्य का विस्तार बहुत अधिक हो गया और इसी के चलते दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई। राजधानी परिवर्तन करने में इतना कोस खर्च हो गया कि अब पूरे साम्राज्य को एकजुट साम्राज्य को चलाने के लिए कोष की कमी होने लगी। तुगलक वंश के सामंत राजाओं ने धीरे धीरे कर अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित करना चालू कर दिया। इसी के क्रम में हम यह भी देखते हैं कि दक्षिण भारत में तुगलक वंश के समय ही विजयनगर साम्राज्य। अपने टॉपिक पे चलते हैं और विस्तार से समझते हैं। तो हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे, तो हमने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, किन किन परिस्थितियों में हुई, इसके बारे में हम जानेंगे और विजयनगर साम्राज्य के परिचय जानेंगे, उसकी शासन के बारे में जानेंगे, उसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, उसकी शासन व्यवस्था क्या थी, सैनिक व्यवस्था और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने किन किन स्थापत्य कलाओं का निर्माण किया, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। मेरे इस वीडियो को आप देखते रहें और विभिन्न एग्जामों की तैयारी करते रहें। तो हम सबसे पहले मैप के माध्यम से समझेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो कहां से कहां तक फैली हुई थी और विजयनगर साम्राज्य जो था इतना प्रभावशाली था कि यहां तक कि बाबर ने भी अपनी हिस्ट्री में विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा और विजयनगर साम्राज्य के महान शासकों के बारे में उसने चर्चा की। हम इस नक्शा के माध्यम से समझते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की, तो हम विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं के बारे में जानेंगे। विजयनगर साम्राज्य की सीमाएं वर्तमान के दक्षिण भारत, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों को मिलाकर थी और विजयनगर साम्राज्य मुख्य रूप से कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित था। इस मैप के माध्यम से हम बड़े अच्छे से ये समझ में आ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में बहुत अधिक विस्तार किया। विजयनगर साम्राज्य में मुख्य रूप से 3 राजवंशों ने शासन किया। इन राजवंशों में संगम वंश, इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का प्रथम 1306 शासनकाल रहा। सेकंड राजवंश था सुलभ वंश, जिसकी स्थापना नरसिंह सुलभ ने की, जिसका राज्य का काल 1485 से 1505 ईस्वी तक रहा। तीसरा राजवंश था तुलुप वंश, वीर नरसिंह ने इसकी स्थापना की और 1505 से 1570 तक इसका शासनकाल रहा। चौथा और अंतिम राजवंश अरविडु वंश था, जिसकी स्थापना तिरुमल ने 1570 में की और 1650 तक यह रहा। इसी के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। संगम वंश में मुख्य रूप से किन किन राजाओं ने शासन किया, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने पूर्व में ही पढ़े हैं कि संगम वंश की स्थापना हरिहर राय ने, हरिहर और बुक्का राय प्रथम ने 1336 ईस्वी में और इसके बाद बुक्का राय फर्स्ट उसके राजा बने 1356 से 1377 तक। फिर हरिहर राय सेकंड जो 1377 से 1404 तक रहे। फिर विरूपाक्ष राय जो 1404 से 1405 तक रहे। फिर बुक्का राय सेकंड 1405 से 1406 तक। देवराय फर्स्ट 1406 से 1422 तक। रामचंद्र राय 1422 बहुत छोटा इनका कार्यकाल रहा। के बाद वीर विजय बुक्का राय जो 1422 से 1424 तक रहे। देवराय सेकंड 1424 से 1446 तक संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा इसको माना जाता है। और मल्लिकार्जुन राय जो 1446 से 1465 तक रहा। मल्लिकार्जुन राय को भी पौंड देव राय के नाम से भी जाना जाता है। विरूपाक्ष राय सेकंड जो 1465 से 1485 तक विजयनगर साम्राज्य का शासक रहा। फिर इसी के साथ ही सुलभ वंश की स्थापना हुई और सुलभ वंश की स्थापना सुलभ नरसिंह देव राय ने 1485 ईस्वी में की। फिर सुलभ वंश का दूसरा राजा थिम भूपाल था जो 1491 में गद्दी में बैठ, लेकिन किसी कारणवश आपदस्थ कर दिया गया। नरसिंह राय सेकंड 1491 से 1505 यह सुलभ वंश का प्रतापी राजा था। इसके साथ ही सुलभ वंश का अंत हुआ और वीर नरसिंह ने तुलुप वंश की स्थापना की। तुलुप वंश की स्थापना 1503 ईस्वी में। तुलुप वंश का सबसे प्रतापी कृष्णदेव राय था।
था जो 1509 से 1529 ईस्वी तक रहा, और अच्युत देव राव जो 1529 से 1545 तक शासक रहा, और सदाशिव राय 1542 से 1570 तक तुलुप वंश का शासक रहा। इसके बाद तुलुप वंश का अंत हुआ और तिरुमल देवराय ने अर्कवेडु वंश की स्थापना की। का सेकंड राजा था श्रीरंग फर्स्ट जो 1572 से 1586 तक शासक रहा। फिर वेंकट सेकंड जो 1586 से 1614 तक रहा, और श्रीरंग सेकंड जो 1614 से 1614 तक रहा। फिर रामदेव अरबिडू जो 1617 से 1632 तक शासक रहा। फिर वेंकट 3 1632 से 1642 तक शासक रहा। श्रीरंग 3। अब हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी, वो दोनों संगम वंश के थे। विजयनगर साम्राज्य को जीत का शहर भी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को बनाया। ऐसा इतिहासकारों ने लेख किया है कि हरिहर एवं बुक्का पहले काकतीय राजवंश के शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे, और हरिहर बुक्का ने दोनों ने संगम वंश में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले के गुरु विद्याधर से आशीर्वाद लिया और राज्य की स्थापना किया। फिर संगम राजवंश की स्थापना उनके पिता के नाम के साथ हुई, चूंकि पिता जो है संगम वंश के थे। हरिहर बुक्का ने के जो पिता थे वो संगम वंश के थे, इसलिए संगम वंश की स्थापना की। तुंगभद्रा नदी के तट पे मशहूर शहर हम्पी को इन्होंने राजधानी बनाया। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। हरिहर सेकंड ने संगम राजवंशों में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। संगम वंश में देवराय प्रथम के समय में इटली का यात्री निकोलस कोंटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा में आया था। देवराय प्रथम ने यह भाव लिया था कि राज्य को अच्छे तरीके से चलाना है तो आय के स्रोत को जनरेट करना पड़ेगा। उस काल में मुख्य रूप से आय का स्रोत कृषि होती थी, जो भूराजस्व के लगान से होती थी। कृषि को कैसे विस्तार किया जाए, इसके लिए देवराय प्रथम ने काफी योगदान दिया, और मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में सुधार करने के लिए देवराय प्रथम ने बांधों का निर्माण करवाया। तुंगभद्रा नदी तथा हरिद्र नदी पर बांधों का निर्माण करवाया। यह बांधों का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई हेतु निर्माण करवाया गया था। इन बांधों का निर्माण सिंचाई के कार्य हेतु किया गया था, तो सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण देवराय प्रथम द्वारा करवाया गया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराव सेकंड था। फ्रांसीसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराव सेकंड के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा में आया था। विजयनगर साम्राज्य में इतिहासकारों ने लिखा है कि पुलिस वालों का जो वेतन है वैश्यालय की आय से दिया जाता था। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराव सेकंड के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराव सेकंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमान सैनिकों को भर्ती करवाया था और उन्हें जागरी दिए। अभिलेख के अनुसार देवराव सेकंड को जगबेटर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया। देवराव सेकंड ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। देवराव सेकंड एक लेखक भी था। देवराव सेकंड प्रतापी राजा होने के साथ साथ एक लेखक भी था। उसने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। संगम वंश में के अंत के बाद तुलुप वंश की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना वीर नरसिंह ने 1485 से 1491 में किया। विजयनगर में शासन किया। तुलुप वंश ने विजयनगर साम्राज्य को विस्तार में कोई विशेष योगदान नहीं दिया। इसी के साथ तुलुप वंश प्रारंभ हुआ। वीर नरसिंह राय ने 1505 ईस्वी में तुलुप वंश की स्थापना की। उसने 1505 से 1509 ईस्वी तक शासन किया। तुलुप वंश का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय था, जो 8 अगस्त 1509 में शासक बना। सुलभ तिम्मा कृष्णदेव राय का योग मंत्री एवं सेनापति हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि कृष्णदेव राय का योग मंत्री एवं सेनापति सुलभ तिम्मा था। कृष्णदेव राय इतना प्रतापी राजा था कि बाबर ने अपनी कृति बाबरनुमा में लिखा कि दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर की यात्रा में आया था और विजयनगर राज्य के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि हुआ करते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय साहित्य का बहुत अधिक विकास हुआ। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद एवं संस्कृत में
जामवती कल्याणम की रचना किया था। पांडुरंग मेहतम की रचना तेलीराम रामकृष्णन ने की थी। कृष्णदेव राय ने नंगलपुर नामक नए नगर बसाया तथा स्थापत्य कला के क्षेत्र में हजारा एवं विठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय द्वारा करवाया गया। कृष्णदेव राय को चंद्रभोज भी कहा जाता है। उन्हें विभिन्न नामों की उपाधि दी गई थी, जैसे अंध्रभोज, अभिनय भोज, अंध्र पितामह। इन उपाधि से कृष्णदेव राय को गौरवान्वित किया गया। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी और इसी के साथ तुलुप वंश का अंतिम शासक सदाशिव हुआ। तुलुप वंश के समय में एक बहुत बड़ी घटनाएं हुई जिससे विजयनगर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। तुलुप वंश के समय राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, जिसे तालीकोटी का युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, जो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसमें विजयनगर साम्राज्य की तरफ से राजा राम राय ने भाग लिया तथा इनके विरुद्ध में विजयपुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर ने भाग लिया और विजयनगर साम्राज्य की इसमें हार हुई। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध नेतृत्व करने वाला आदिल शाह था। विजयनगर साम्राज्य से युद्ध के समय गोलकुंडा और बरार में शत्रुता होने से बरार ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। इस युद्ध में प्रारंभ में तो विजयनगर साम्राज्य का पल्ला बहुत भारी लग रहा था, किंतु जब विरोधी सेना ने के द्वारा जमकर तोपों का इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया, तो राम राय की जो सेना थी वो छितर बितर होने लगी और युद्ध में राम राय की हत्या हुसैन शाह ने कर दिया और इसी के साथ विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। विजयनगर को बहुत सारा धन लूटा गया और विजयनगर साम्राज्य तहस नहस हो गया। इस युद्ध के अनुसार इस युद्ध में फरिश्ता लिखता है कि तालीकोट का युद्ध वास्तव में राक्षसी तथा तांगड़ी नामक गांवों के नजदीक हुआ था, इसलिए इस युद्ध का नाम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी रखा गया। युद्ध में हार होने के बाद विजयनगर साम्राज्य लगभग 100 वर्षों तक जीवित रहा। युद्ध में हारने के बाद तुलुप वंश का तो अंत हो गया, किंतु विजयनगर साम्राज्य में एक नए राजवंश आर्कवीडु वंश स्थापना हुई। तिरुमल के सहयोग से सदाशिव ने पेनुकुंडा को राजधानी बनाया और विजयनगर साम्राज्य की नई राजधानी पेनुकुंडा हुई और शासन प्रारंभ हो गया। विजयनगर साम्राज्य में चौथे राजवंश आर्कवेडु वंश का शासन प्रारंभ हो गया। आर्कवेडु शासक वेंकट सेकंड के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1622 में मैसूर राज्य की स्थापना किया था। आर्कवेडु वंश के आते आते विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा था, चूंकि विजयनगर साम्राज्य की शक्तियां क्षीण हो गई थी। युद्ध के बाद से ही विजयनगर साम्राज्य के जो सामंत थे वो अपने को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने में लगे हुए थे। आर्कवेडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। आर्कवेडु वंश के अंतिम शासक के समय ही के सामंत जो राजा थे वो स्वतंत्र होने लगे थे। इसी के तर्ज में दक्षिण में मैसूर राज्य की स्थापना हुई, बादनूर अलग हो गया, तंजौर स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया और विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। रंग तृतीय के आते आते विजयनगर साम्राज्य की सीमा बहुत छोटी हो चुकी थी। 1664 की लड़ाई के बाद यह प्रदेश गोलकुंडा व बीजापुर की सेना के पास चला गया। विजयनगर साम्राज्य का अंत हो चुका था, किंतु इतिहास में इसका एक अलग ही स्थान है। विजयनगर साम्राज्य ने प्रशासनिक बहुत सारी सुधार किए थे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य मुख्य रूप से प्रांतों, मंडलों, जिलों, ग्रामों के समूह में बटा हुआ था, जिसे क्रमपांत मंडल हुआ करता था, कोट्टायम या बलनाडु जिला हुआ करता था, नाडु मेला ग्राम जो 50 गांवों का एक समूह हुआ करता था और उरमाने ग्राम में बटा हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक भूसामंत थे, मतलब जिन्हें राजा वेतन के बदले भूखंड दिया करता था और अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देते थे, तो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। इसका मतलब है कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था, जिसे अयंगर कहा जाता था। प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जिनके समूह को अय्यर कहा जाता था। अयंगर अवैतनिक होते थे, जैसा पूर्वात में ही बताया है, लेकिन अवैतनिक होते थे, किंतु इनके संचालन के लिए राज्य द्वारा इन्हें लगान मुक्त या कर मुक्त भूमि दिया जाता था। अयंगर जो है वंशानुगत होते थे, ये चाहे तो अपने पद को बेच भी सकते थे और गिरवी भी रख सकते थे। ऐसी व्यवस्था उन्होंने किया था। ग्रामीण स्तर पर कोई भी संपत्ति को बेचना या खरीदना हो
तो इन अधिकारियों की इजाजत लेना बहुत जरूरी होता। इन्हीं के पास इनके सभी रिकॉर्ड दस्तावेज होते थे। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन से क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज होते थे। विजयनगर में आय का सबसे बड़ा स्रोत तो भू राजस्व ही होता था, जो उपज का 1/6 हिस्सा हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य ने एक नया कर चालू किया था, विवाह कर। विवाह कर जो है स्त्री और पुरुष दोनों को देना पड़ता था, माने कि वर पक्ष को भी और वधु पक्ष। लेकिन जो कोई विधवा से विवाह करता था वो कर मुक्त था। विजयनगर साम्राज्य में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली भूमि, लगान मुक्त भूमि जो भी व्यक्ति धारण करता था उस भूमि को अंबली कहते थे। रक्त कोंडागे, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृतक सैनिक के परिवारों को दी जाने वाली भूमि को रक्त कोंडागे भूमि कहा जाता था। कोटागी ब्राह्मणों और मंदिर ब्राह्मणों और मंदिर या बड़े भूस्वामी खेती का काम तो नहीं करते थे, किंतु वो अपनी खेती को पट्टे में कृषक को दे देते थे, जिसे कुट्टागी कहा जाता था। कूदी वे कृषक मजदूर थे जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही, ऐसे मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित किए जाते थे उन्हें कूदी कहा जाता था। कदाचार सैन्य विभाग को कदाचार कहलाता था तथा इसी विभाग के उच्च अधिकारियों को दंडनायक या सेनापति होते थे। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। वीर पंचाल चेट्टियों के तहत व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंचाल कहा जाता था। मतलब चेट्टियां मतलब कोई विशेष प्रकार के कार्य में निपुण व्यापारियों को, जैसे मटका बनाने वाले, जैसे सोना चांदी के व्यापारियों को, धातु के व्यापारियों को, अनाज के व्यापारियों को, इन व्यापारों में निपुण व्यक्ति को चेट्टिया माने वीर पंचाल कहा जाता था। बड़वा जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसने वाले लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में मनुष्य के क्रय विक्रय प्रचलित थी, दास प्रथा कहा जाता था, और इसे दक्षिण भारत में मनुष्य के क्रय विक्रय को बेस बेगस कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्री को देवदासी कहा जाता था। ये नियमित वेतन दिया जाता था या फिर भूमि दी जाती। विजयनगर राज्य की मुद्रा पैगोड़ा थी एवं बहमनी राज्य की मुद्रा हूंड हुई करती थी। इसी के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई। तो हम जानेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में, जो वर्तमान के महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में हुआ करता था। तो हम जानेंगे बहमनी साम्राज्य में किन राजवंशों ने शासन किया। बहमनी साम्राज्य में अलाउद्दीन हसन बहमन ने शासन किया, जिसका शासन 1358 से 1375 तक रहा। फिर अलाउद्दीन मुजाहिद्दीन शाह, जिसका शासन 1375 से 1378 तक रहा। फिर मोहम्मद शाह, जिसको दाऊद भी कहा जाता था, प्रथम 1378 तक शासन रहा इसका। इसके बाद बहमनी साम्राज्य का राजा ताजुद्दीन फिरोज बना, 1378 से 1397 तक शासन किया। फिर शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम था, जिसने 1422 से 1436 तक शासन किया। फिर अलाउद्दीन अहमद प्रथम था, जिसने 1436 से 1458 तक शासन किया। फिर सुल्तान शमसुद्दीन महमूद, जिसने 1463 से 1482 तक शासन किया। हम इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। तुगलक के जीवन काल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू, जिसका पूरा हसन गंगू नाम के व्यक्ति ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। दक्षिण भारत में विजयनगर हिंदू राज्य था, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में प्रथम मुसलमान शासन बहमनी राज्य था, जो मुख्य रूप से विजयनगर का विरोधी हुआ करता था। आपस में दोनों की नहीं बनती। गुलबर्गा को इन्होंने राजधानी बनाया और बहमनी राज्य की मुख्य भाषा मराठी थी। बहमनी राज्य में राज्य को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार, बीदर भागों में बांटा गया। अहमद शाह की मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हुई और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसी के शासनकाल में पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग हुआ और यह प्रयोग बुक्का प्रथम के विरुद्ध किया गया, यानी विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध किया गया। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने किया। ताजुद्दीन फिरोज एक खगोली भी था। इसने यानी कि ताजुद्दीन फिरोज ने दौलताबाद में एक वैधशाला का निर्माण भी करवाया था। फरिश्ता के अनुसार ताजुद्दीन फिरोज फारसी, अरबी, तेलुगु, कन्नड़, मराठी भाषाओं का ज्ञाता था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर ले गया था और बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद प्रति के शासनकाल में
ख्वाजा जहां की उपाधि महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी भी दे दी गई। पहले प्रधानमंत्री बनाया, फिर फांसी दे दिया। महमूद गवा ने बीदर में एक रहवासी विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया। इस विश्वविद्यालय में लगभग 1000 विद्यार्थी एवं अध्यापक हुआ करते थे। इस विश्वविद्यालय में भोजन एवं कपड़ा राज्य की ओर से मुफ्त में दिया जाता था और रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा में आया था। उस समय बहमनी राज्य का शासक मोहम्मद III बहमन था। बहमनी राज्य में प्रांतों के मुखिया को तरफदार के नाम से जाना जाता था। जैसे गुलबर्ग का तरफदार मासिक कहलाता था, मासिक नायब, दौलताबाद का तरफदार मनसद अली, बरार का तरफदार मंजलिस अली और बीदर का तरफदार अजाम हुमायूं कहलाते थे। बीजापुर गुलबर्ग तारफ सबसे महत्वपूर्ण था। बीजापुर जो है गुलबर्ग तारफ सबसे महत्वपूर्ण था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में टूट गया था। तो इनमें 5 राज्य कौन कौन से थे? एक बीजापुर जो आदिल शाही वंश का था, जिसकी संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था, जिसने 1489 ईस्वी में बीजापुर राज्य की स्थापना की। दूसरा था अहमदनगर निजाम शाही वंश, आदिल अहमद ने 1490 में इसकी स्थापना किया। बरार इमाद शाही वंश था, फतेहुल्लाह शाह इमाद शाह प्रथम संस्थापक था, जिसने 1490 ईस्वी में बरार राज्य की स्थापना किया। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश था, कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में राज्य की स्थापना किया। बीदर बरीद शाह वंश ने स्थापना की और अमीर अली बरीद ने 1526 में राज्य की स्थापना किया। इस मैप के माध्यम से यह देखा जा रहा है अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा, बिरार और बीजापुर नाम के 5 राज्यों में बहमनी साम्राज्य टूट चुका था। मोहम्मद प्रथम के मंत्री शहबुद्दीन ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया तथा 8 मंत्रियों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। अब बहमनी राज्य के शासन के बारे में जान लेते हैं। वकील सल्तनत दिल्ली के मलिक नायब के समान होता था। वकील कुल सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। अमीर ए जुमला जिसका विभाग का अध्यक्ष होता था, अर्थ विभाग का अध्यक्ष को अभी वित्त कहते हैं। वजीर ए अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजिर अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी हुआ करता था। सदर ये जहां न्याय, धर्म और दान विभाग का मुखिया हुआ करता था। सुल्तान महल तथा दरबार की पहरेदारी के लिए, सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल हुआ करता था, जिसे शाह के खेल कहा जाता था। बहमनी राज्य में 4 भागों या नौबत में विभाजित था। सरे नौबत हुआ करते थे। बहमनी राज्य में 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्षों तक शासन किया। जैसा कि हमने पूर्वार्ध में बताए थे कि तुगलक वंश में ही स्वतंत्र प्रांतीय राज्य की स्थापना हुई थी, तो उसमें एक जौनापुर भी था कि मैप में हम देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान में एक जिला है, वहां पर स्वतंत्र प्रांतीय राज्य की स्थापना हो गई थी। तो जौनापुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में किया था। जौनापुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उसर की उपाधि 1394 में फिरोज शाह के पुत्र सुल्तान मोहम्मद ने दी थी। जौनापुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह 1399 से 1402 तक रहे। शमसुद्दीन इब्राहिम शाह जो 1402 से 1436 तक रहा। मोहम्मद शाह जो 1436 से 1451 तक, और इस वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह, जिसने 1458 से 1500 तक जौनापुर में राज्य किया। जौनापुर स्वतंत्र राज्य लगभग 75 वर्षों तक रहा। इसके बाद बहलोल लोधी ने इसे युद्ध में हराकर इस पर कब्जा कर लिया। सरकी के शासनकाल के अंतर्गत इब्राहिम शाह ने के समय जौनापुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास हुए, इसलिए जौनापुर को भारत का सरोज भी कहा जाता है। इब्राहिम शाह ने अटाला देवी मस्जिद का निर्माण
1408 ईस्वी में करवाया था। इब्राहिम शाह अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। झांझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया। स्वतंत्र प्रांत में था कश्मीर। सल्तनत काल में कश्मीर भी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हुआ। इसकी स्थापना सुहादेव नामक हिंदू ने की थी, जो 1301 में हिंदू राज्य की स्थापना किया। 1339 से 1340 में कश्मीर में सहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किया गया। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शामिर था, जो शमुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा हुआ था। शमुद्दीन शाह ने राजधानी इंद्रकोट को बनाया था। बाद में अलाउद्दीन ने राजधानी अलाउद्दीन माने कि वर्तमान का श्रीनगर को बनाया। हिंदू मंदिर व मूर्ति को तोड़ने के बाद के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुतासीन भी कहा जाता है। 1420 में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा और इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर भी कहा गया। इम्पोर्टेंट है जैन उल अब्दीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती भाषाओं का ज्ञाता था। उसने महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कश्मीर में मुगल वंश की स्थापना हुई। अन्य स्वतंत्र राजवंश में बंगाल भी था। तियारुद्दीन मोहम्मद बिन तियार ने खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। गायसुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। लखनौती उत्तर बंगाल, शौनापुर गांव पूर्वी बंगाल, सदगांव दक्षिणी बंगाल। 1345 में हाजी इलियासी बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियासी शाह के नाम से बंगाल का शासक बना था। पांडुआ में आदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गायसुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 में अपनी न्यायप्रियता के कारण प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 में राजधानी को पंडुआ से गौड़ा स्थानांतरित कर लिया। अलाउद्दीन के समकालीन महाप्रभु चैतन्य थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नाम का आंदोलन प्रारंभ किया था। मालाधार बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना किया और अलाउद्दीन ने इन्हें गुडराज खान की उपाधि प्रदान किया और अलाउद्दीन खान ने ही मालाधार बसु के बेटे को सत्यराज खान की उपाधि प्रदान किया। नासरुद्दीन नुसरत शाह ने गोंड में बड़सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में मालवा भी एक स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हुआ। दिलवर खां ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था। दिलवर खां का पुत्र आलब खां हुशंग शाह की उपाधि धारण किया और 1405 में मालवा का शासक बना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की दृष्टि से। दिलवर का पुत्र आलब खां हुशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 में मालवा का शासक हुआ। इसने राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित कर लिया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने किया था। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मोहम्मद शाह सेकंड को युद्ध में परास्त किया और उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। हुसैन शाह द्वारा मांडू का किला, हिंडोला भवन, दरबारे हाल का निर्माण करवाया गया। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाजा था। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया। जहाज महल का निर्माण गायसुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कसस महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनाया था। अन्य स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में गुजरात भी था। गुजरात के शासक राजा कर्म को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली को सल्तनत में मिला लिया था। 1351 में मोहम्मद तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण किया और 1407 में गुजरात को स्वतंत्र सुल्तान बना लिया। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, महमूद शाह बगड़ा और बहादुर शाह। अहमद शाह ने अशावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद
को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात और मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़ स्वतंत्र प्रांतीय राज। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुलिलोत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। गुलिलोत राजवंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीद देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किया। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप और बाबर के बीच हुआ। अकबर इसमें विजयी हुआ और महाराणा प्रताप की हार हुई। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और अन्य स्वतंत्र प्रांतीय राज में खानदेश भी था। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राज फारूकी ने नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना किया। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। धन्यवाद।